तो गाइस हमारे चैनल बडीज एनिमे एक्सप्लेनर्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा हमारा जो था प्रॉमिस नेवरलैंड है भाई भारी वोटों के साथ जीता, तो हमने सोचा चलो उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम सीधा प्रॉमिस नेवरलैंड के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो पहला एपिसोड उसका एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, 5-6 साल के होंगे उम्र उनकी। वो एक गेट के पास खड़े हैं, बात कर रहे हैं कि मॉम ने मना किया है इस गेट के बाहर जाने से। क्या इस बाहर मतलब कोई ज़्यादा दुनिया ख़राब है, ये क्या हो सकता है बाहर, वो इसी के ऊपर डिस्कशन चल रही है उन बच्चों की। उनमें से एक लड़की है जिसके सुनहरे एंड साथ में ऑरेंज बाल है, एक लड़का है जिसके सिल्वर बाल है नॉर्मन, एंड एक और लड़का है जिसका काले बाल है और एक आंख छुपी है रे। तो और लड़की उसका नाम है एमा। तो ये बात चल रही है एंड ये इसी के गेट के बारे में बात करें कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, ये वो। तभी हम देखते हैं फिर ये तो एक छोटा सा फ्लैशबैक टाइप सीन था। उसके बाद नॉर्मल जो हमारा सीन शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्फनेज है, उसके अंदर बच्चे बहुत सारे सोए हुए हैं एंड मुर्गी का कुकड़ूकू होता है। एंड हमारी जो सिल्वर जो हमारे ऑरेंज बालों वाली लड़की एमा है वो उठती है, सबको बोलती है उठो 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 उठो, एंड वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल है। एंड आप देखते हैं कि वो बड़ी है थोड़ी। जब हमने स्टार्टिंग में सीन देखा था वो छोटी थी, अभी वो शायद बड़ी है, 11 साल की है, 10-11 साल की है। तो जैसे ही बड़ी वो सबको उठाती है एंड बोलती है उठो, गुड सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग सबको बोलती है। एंड जो भी बच्चे होते हैं, इससे हमें उस एमा के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और जानने को मिलता है। वो मेन हमारी कैरेक्टर है, ओके। तो उसके बारे में जानने को मिलता है कि बहुत केयरिंग है, दूसरों की परवाह करती है। जिसमें जब सारे बच्चे उठते हैं तो उस ऑर्फनेज में कुल मिला के 38 बच्चे होते हैं। तो उन 38 बच्चों में से मैक्सिमम छोटे होते, 10 से छोटे होते हैं, 10 साल से छोटे। तो एमा को सारे बोलते हैं एमा मेरा जूता नहीं लग रहा है, एमा मेरे को टी-शर्ट लगा दो, एमा ये एमा वो, एंड वो सबकी मदद करते हैं, केयरिंग है, दिल की साफ है बहुत। एंड हम आगे जाके देखते हैं कि वे सारे ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमें वहाँ पे हमारा नॉर्मन दिखता है जो बहुत काम कूल कंसिस्टेंट टाइप का बंदा है एंड वो हंसता है हर चीज़ पे, सबकी वो भी मदद करता है लेकिन इन अनदर वे। एमा की तरह नहीं है, चेयरफुल नहीं है थोड़ा, लेकिन कम है। और दूसरी तरफ हमारा एक और बंदा रे, जो और भी ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा साइड पे रहने वाला कैरेक्टर है, जो बिल्कुल बात नहीं करता है, बात करने में विश्वास नहीं रखता है, साइड पे हमेशा रहता है। तो उसी टाइम पे ये सब भागा दौड़ी हो रही है उस ऑर्फनेज में, सारे बच्चे यहाँ वहाँ जा रहे हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है। उस टाइम पे हमें कैलेंडर दिखता है जिसपे क्रॉस लगे हुए हैं। क्रॉस किस लिए? जब भी कोई कैलेंडर पे कोई चीज़ हमें रखनी होती है याद, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मारते हैं, आज ये दिन बीत चुका, आज ये दिन बीत चुका है। तो क्रॉस मारे हुए एंड 12 तारीख को लिखा हुआ कौनी, यानी आज ही वो 12 तारीख है, सारे दिन क्रॉस लग चुके हैं और आज के दिन पे ही कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, इसलिए हमें थोड़ा सा कैलेंडर का ग्लिम्स दिखा हुआ है। एंड सारे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जिनमें इनकी जो ऑर्फनेज में जो केयर टेकर होती है वो एक लेडी होती है, इसको सारे मदर बुलाते हैं, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है, वो आगे जाके हमें पता चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब सारे ब्रेकफास्ट करते हैं सब, तब पता चलता है जो 12 तारीख है उस टाइम पे जो यहाँ पे कॉनी लिखा हुआ है, इस ऑर्फनेज में एक लड़की है कॉनी, जो हमेशा एक अपने साथ टेडी बियर रखती है, उसको आज फॉस्टर पेरेंट्स के पास भेजना। अब आप बोलेंगे फॉस्टर पेरेंट्स कौन होते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं जो हमें गोद लेते हैं, समझ गए? जैसे कि हम तो हमारे रियल पेरेंट्स नहीं, कोई और दूसरे जिनको हम पसंद आई, या फिर एज आ मतलब कोई बोल सकते हैं कि जो बच्चे चाहते हैं उनको कहते हैं फॉस्टर पेरेंट्स, उसको आज गोद लेने वाले हैं वो कौनी, हमें पता चलता है सब कुछ ये सीन है। तभी हम देखते हैं कि इन बच्चों को क्या खेलने का भी कुछ टाइम मिलता है, लेकिन उससे पहले इनको क्या टाइम मिलता है, एक एग्जाम होते हैं, इनकी पढ़ाई भी चलती भाई सबकी, जिसमें सारे बच्चे जो हैं एग्जाम दे रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं एग्जाम के बाद जो सबसे ज़्यादा टॉपर होते हैं वो कौन होते हैं, इस पूरे ऑर्फनेज के सबसे बड़े बच्चे भी कितने भी बड़े हैं, वो 11 साल की, उससे ज़्यादा बड़े नहीं है। एमा, नॉर्मन एंड रे, यही है वो बच्चे जो सबसे ज़्यादा बड़े भी हैं, 11 साल के हैं, एंड यही सबसे ज़्यादा टॉप स्कोर भी करते हैं, जिसमें बाकी सारे जो हैं वो कम ही करते हैं, लेकिन इनका टॉप स्कोर आता है। इन्होंने टॉप स्कोर लाया है, जिसमें से एमा एंड जो रे है वो तो दोनों बकल अप करके लाते हैं, लेकिन जो नॉर्मन है वो प्योर जीनियस बंदा है, स्ट्रैटेजिस्ट बंदा टाइप है, बहुत ज़्यादा जीनियस है। उसने बिल्कुल सोच समझ के नंबर लाए, जिसमें अब जो ये एग्जाम तो हो गया, आप बोलते हैं ना पढ़ाई के बाद थोड़ा खेलकूद, ये खेलकूद के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। फन लविंग चल रही है अभी भी कहानी हमारी, खेल रहे हैं बाहर से बच्चे, जिसमें नॉर्मन को डॉन एक और बंदा है वो चैलेंज करता है, बोलता है कि भाई तुझे भले स्पोर्ट्स में तू भले ही तू दिमाग के तौर पे खतरनाक है, आओ टैग की गेम खेलते हैं जिसमें तू बिल्कुल नहीं जीत सकता। अब टैग की गेम वो गेम होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे छुप जाते हैं, एक बंदा ढूंढता है उन सबको, एंड ढूंढता भी है पकड़ता भी है। तो टैग की गेम ऐसी गेम होती है। तो नॉर्मन बोलता है ओके, तो सारे छुप जाते हैं, जिसमें रे को बोलते हैं खेलने के लिए। रे हमेशा की तरह साइड पे काम कूल की तरह किताब पढ़ रहा है, बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, एंड वो साइड पे बैठ जाता है। जिसमें नॉर्मन क्या है, उन सबको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, एंड सबको ढूंढता है, एक एक करके सबको ढूंढ लेता है, जिसमें डॉन को, शॉन को, सबको पकड़ लेता है, लेकिन एमा को
अभी भी नहीं पकड़ पाया, क्योंकि एमा भले ही दिमाग से थोड़ी सी स्लो है, दिमाग से तो स्लो इन द सेंस कि इतनी जीनियस नहीं जितना नॉर्मल है, जीनियस वो भी है, लेकिन वो फिजिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब तेज़ है, तेज़ दौड़ सकती है, जंप मार सकती है, मतलब उसका स्टैमिना थोड़ा ज़्यादा है। तो जिसमें नॉर्मन तो बिल्कुल वो स्टैमिना के हिसाब से कमज़ोर है, लेकिन दिमाग से तेज़ है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता। तो वो क्या करता है, एक जगह गिरने का नाटक करता है एंड एमा आती बोलती नॉर्मन क्या तुम ठीक हो, और बोलता है कैच यू, पकड़ लिया। बोलते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तो मैंने तुम्हें ऐसे ही पकड़ लिया। वो बोलती चीटिंग चीटिंग, एंड वो जब पकड़ लेते हैं वापस आ जाते हैं पेड़ के पास जहाँ वो बैठते हैं हमेशा, बोलते नहीं नॉर्मन, बोलती नॉर्मन ने चीटिंग की है, मैं हारी नहीं। तभी होता है हमारा सीन शिफ्ट, ये सारे यहाँ वहाँ घूमने लग जाते हैं, ये जाते हैं अपने जहाँ पे ऑर्फनेज होता है उसके पैरामीटर्स के पास पहुँच जाते हैं, मतलब जहाँ तक इनका एरिया है ऑर्फनेज का उस तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे देखते कुछ फेंसेस लगे हुए हैं एंड वो बोलते हैं कि मतलब जहाँ पे नॉर्मन होती है, एमा होता है, वो बोलते हैं कि मॉम ने कहा है इससे आगे जाने से वो हो सकता है, मतलब खतरा हो सकता है, डेंजरस हो सकती है कोई चीज़, कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मन को बोलती क्या होगा, नॉर्मन बोलते ज़रूर कुछ डेंजरस होगा, वरना मॉम थोड़ी ना हमें बोलती। तभी पीछे रे खड़ा होता है एंड वो बोलता है कोई डेंजरस नहीं, वरना फेंसेस देखो इतने नीचे फेंसेस कौन होते हैं, अगर कोई जानवर होता है हमें मारने के लिए, खाने के लिए, तो भाई साहब वो तो ऐसे भी उछल के हमें आ सकता है। मॉम तो ऐसे झूठ बोलती है, मतलब भाई यहाँ से हमें पता चलता है कि रे जो है वो कुछ नेगेटिव टाइप का बंदा है। अब क्यों है क्या पता, कुछ नहीं पता है, तो ये इसकी बातों को उतना गौर नहीं देते हैं। एंड तभी वहाँ पे सारे बंदे मिल जाते हैं और भी बाकी आ जाते हैं, कॉनी, वॉनी, डॉन, चैडा और भी सारे बंदे, धीरे धीरे करके इनकी डिस्क्रिप्शन भी आपको बाद में मिलेगी, जिसमें वो सारे बंदे बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो। वो बोलते हैं कि आज कॉनी जाने वाली है फॉस्टर पेरेंट्स के पास, तो अगर मैं बाहर जा पाया तो मैं ये देखूंगा। सारे बोलते कि मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा। कॉनी बोलती मैं ट्रेन देखूंगी। सारे बोलते कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। एमा बोलती है कि मैं बस यहीं पर रहना चाहती हूँ ऑर्फनेज में तुम सारे बंदों के साथ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँ। तो ऐसे ऐसे, जिसमें नॉर्मन कहता है कि मैं बाहर जाके दुनिया घूमना चाहूँगा, नई नई जगहें देखना चाहूँगा। एंड जिसमें रे को पूछते हैं तू क्या करना चाहेगा, रे बोलता है कि मैं बस बाहर सर्वाइव करना चाहूँगा। इससे फिर से हमें दिखता है कि रे कुछ बड़ा ही मिस्टीरियस टाइप का बंदा है यार, बड़ी अजीब अजीब सी बातें करता है। तो बाकी सब उसकी बातों को भी फिलहाल इग्नोर ही मारते हैं हमेशा की तरह। एंड तभी वो बोलते हैं यार हमारा ऑर्फनेज और भी बहुत सारे बच्चे गए, लेकिन उनमें से किसी ने हमें लेटर्स क्यों नहीं लिखे। तो कॉनी बोलती है टेंशन नहीं लो, छोटी होती बहुत, टेंशन मत लो, मैं आपको लेटर लिखूंगी, हमेशा लिखूंगी, रोज लिखूंगी, क्योंकि तुम तो मेरा पहला परिवार हो। तभी ऐसे होते हैं। एंड तभी शाम का टाइम आ जाता है। शाम का टाइम जैसे आता है सारे डिनर करते हैं एंड अब हमारी जो कॉनी है उसको जाने का वक्त हो चुका है। जब वक्त हो गया वो सबको एक क्या बोलते हैं बाय बाय स्पीच देती है, जिसमें बोलती है कि मैं भले उतनी अच्छी नहीं थी, मैं तेज नहीं थी, मैं दिमाग से भी नॉर्मल एमा जैसी नहीं थी, लेकिन आपके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया, उसके लिए थैंक यू बोल के मतलब वो निकल जाती है। जैसे वो निकल पड़ती है तो हम देखते हैं कि वो चली गई है उसकी मॉम के साथ। एंड यहाँ पे एमा वैमा जितने भी बाकी और भी ऑर्फनेज के बंदे वो सारे रोने लग जाते हैं। भाई साहब अब एक बच्चा आपके साथ इतने टाइम से रह रहा है और चले जाए तो रोना तो होता ही है। जिसमें एमा रोते रोते अपने किसमें डाइनिंग रूम में जैसे ही पहुँचते हैं उसको कॉनी का वो टेडी बेयर दिखता है। मैंने कहा था ना उसका रैबिट का टेडी बेयर पकड़ के रखती है वो, तो उसको वो टेडी बेयर दिखता है। वो बोलती है अरे ये तो कॉनी का टेडी बेयर है, वो उसको बहुत पसंद करती। नॉर्मन बोलता है हाँ वो उसे बहुत पसंद करती। उस टाइम पर रे बोलता है अगर वो इतना ही पसंद करती जाओ दे दो ना। वो बोलती लेकिन वो तो चली गई। बोलता है मुझे पैरामीटर मतलब गेट के पास रोशनी दिख रही है, यानी मॉम भी अभी वापस घर तुम नहीं आई है। मॉम कौन, जो उनकी केयर टेकर है, कि उसको मॉम ही बुलाते हैं। सारे उससे बहुत प्यार करते हैं। तो बोलते हैं मॉम भी वापस नहीं आई है अभी तक ऑर्फनेज में, मे बी अभी भी मॉम उधर है तो तुम जाके दे सकते हो, रे बोलता है। जिसमें एमा बोलती बिल्कुल सही। एमा एंड नॉर्मन दौड़ के निकल जाते हैं उसे देने के लिए। दौड़ते दौड़ते गेट के पास तो पहुंच जाते हैं। गेट खुला होता है आज। अब ये देखते हैं गेट को, बोलते कि मॉम ने मना किया जाने से, लेकिन बोलते हम देखें तो झट से आ जाएंगे। जैसे जाते हैं आगे इनको वहाँ पे कहीं पे भी कॉनी नहीं दिखती ना मॉम दिखती है इनकी। जब इनको कहीं पे कुछ नहीं दिख रही थी मॉम ये ढूंढते, उधर एक ट्रक होता है। ट्रक में होता है जैसे बोलते शायद इसी ट्रक में फॉस्टर पेरेंट्स इसको कॉनी को लेने आए होंगे। एंड ये वहाँ देखते हैं। तभी एमा की नज़र ट्रक के बैक साइड में पड़ती है एंड वहीं पे वो शंट हो जाती है। तभी हमारा जो अभी तक इतना फनी, इतना मज़ेदार, इतना लविंग सीन्स चल रहे थे, इतनी लविंग एनिमेशन चल रही थी, वो वहीं से बदल जाती है। वहीं से हमारा डार्कनेस शुरू होता है, जिसमें वो देख के शंट हो गई होती है उस ट्रक के अंदर। तभी नॉर्मल बोलता तुमने आखिर क्या देखा, क्या हुआ। जैसे वो आता है वो भी शंट, उसके अंदर कॉनी की लाश पड़ी होती है, बिल्कुल डेड लाश, बिल्कुल एकदम मतलब जैसे होता है ना जैसे जानलेवा लाश पड़ी होती है। कॉनी की लाश के ऊपर एक फूल का गुच्छा भी पड़ा होता है लाल कलर के, जिसको देख के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके पसीने निकलने लगते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। एंड वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये झूठ है, पसीना आंखें बड़ी, और वो मूवमेंट नहीं कर
पा रहे इतना। तभी देखते हैं कि कुछ आवाज़ आ रही है आगे से एंड ये हिल नहीं पा रहे हैं। भाई इनको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिर भी थोड़ी सी हिम्मत बना के ट्रक के नीचे घुसते हैं एंड वो जो आवाज़ आ रही होती है इधर उधर से, वो दरवाजे होते हैं, उधर से बंदे आते हैं कुछ, बोलते हैं यार इस पर का माल हमने कर लिया है शिपमेंट, अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। तभी वो माल क्या होता है, वो कॉनी की लाश की बात कर रहे थे। वो उसको एक टेस्ट ट्यूब टाइप का उन्होंने लाया होता है बॉक्स ऐसा, उसमें डालते हैं एंड ये उसको देख के अभी भी थरथरा रहे होते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इनके हाथ पाँव कहाँ पर होते हैं। जैसे ऐसे देखते हैं, थोड़ी सी जैसे ही बाहर नज़र मारते हैं, इनको दिखता है कि वो इंसान ही नहीं है, वो असल में डीमंस हैं। उनकी दो दो बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े हाथ, जिसको देख के ये और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या हो रहा है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब ये बोलते हैं कि हमें जल्दी से ऑर्फनेज जाना होगा, मॉम को और बाकी बच्चों को बताना होगा। तो उसी टाइम पे देखते वो बोलते कि इज़ाबेला नेक्स्ट शिपमेंट तुम रेडी रखोगे। अब मैंने बोलता नहीं, मॉम बोलते थे, इज़ाबेला कौन, उन्हीं की मॉम का नाम इज़ाबेला है। एंड ये जैसे सुनते हैं इज़ाबेला, देखते हैं इनकी मॉम, तभी इनको पता चलता है कि इनकी ज़िंदगी अभी तक एक धोखा थी। इनकी मॉम इनको पाल रही है, क्यों, ताकि वो इनको इनके हाथों दे सके खाने के लिए। एंड ये बोलते हैं कि तुम्हारा फार्म इस बार हमें बहुत अच्छी खेती करके दे रहा है और इनके ऑर्फनेज को एज अ फार्म रिप्रेजेंट किया जा रहा है। समझ नहीं आता, मतलब अपनी अभी तक इनकी ज़िंदगी एक झूठ थी, मतलब इनको कुछ समझ नहीं आता है। उसी टाइम पे एक जो उधर एक और बंदा होता है, थोड़ा हेड जैसा होता है, जो डीमन टाइप होता है लेकिन हेड होता है इनका, तो वो बोलते हैं मुझे इंसानों की कुछ खुशबू आ रही है। वो ट्रक के नीचे से देखने की कोशिश करता है। भाई सब सोचते हैं, ये दोनों सोचते हैं कि बस अब तो गए। जैसे वो देखता है नीचे नहीं होते, क्योंकि तब तक वो भाग गए होते हैं। जैसे वो भागते हैं, दौड़ते दौड़ते एमा एंड नॉर्मन भागते, उनके हाथ में कांप रहे हैं लेकिन फिर भी भाग रहे हैं वो डर के मारे। एंड एमा रुक जाती है, बोलती क्या हमें इसीलिए पैदा किया जा रहा था, क्या हमें इसीलिए रखा जा रहा था ताकि हमें खा सकें, हम एक फार्म में मुर्गियों की तरह पाले जा रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा है। बोलती यानी अभी से हमारे से पहले जितने भी बंदे फॉस्टर पेरेंट्स के नाम पे यहाँ से निकले, वो सारे खाने के लिए जा रहे थे, वो सारे मर चुके हैं, तभी उनसे कोई लेटर नहीं आ पा रहा था। तभी ये हो रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। वो दौड़ते दौड़ते किधर पहुंच जाते हैं, ऑर्फनेज में। ऑर्फनेज में जाते हैं, रे बोलता है क्या तुमने वो टेडी बियर दे दिया, वो कुछ नहीं बोलते, वो सीधे रूम में घुसते हैं। एमा रोने लग जाती है बहुत, बोलती है हमारी ज़िंदगी एक झूठ थी, हम क्या कर रहे हैं, ये वो मैं नहीं चाहती। जिसमें नॉर्मन काम है, जैसे कि मैंने कहा, वो काम कंसिस्टेंट बंदा है, सोच समझ के बोलता है। एमा को बोलता है टेंशन नहीं लो, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से भागेंगे, तुम मैं और रे। एमा बोलती फिर बाकी बच्चों का क्या होगा, वो मरने के लिए छोड़ देंगे हम यहाँ पे। तो बोलता है नहीं, हम सब भागेंगे यहाँ से, टेंशन नहीं लो। तभी एमा बोलती है हाँ हम स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे जैसा कि तुम हमेशा करते हो, हम वैसे करके भागेंगे। जिसमें अब यहाँ पे थोड़ी एक उम्मीद सी किरण आती है। हम देखते हैं कि इनकी जो बातें चल रही है, रे नीचे से ऐसे करके कुछ सोच रहा है। तो बड़ा मिस्टीरियस बंदा है, आगे जाके क्या पता चलेगा क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे जहाँ पे डीमंस उस बच्चे की लाश को लेके जा रहे थे। वहाँ पे उनको टेडी बियर मिलता है। टेडी बियर जैसे ही मिलता है इज़ाबेला को याद आता है, यानी उनकी मॉम जो है, कि टेडी बियर तो कौन ही लेके नहीं आई। तो ये किसका है, वहीं पे वो आंखें बड़ी बड़ी बना लेते हैं। एक उस सस्पेंस के साथ वो एपिसोड हो जाता है समाप्त। तो गाइज आपको कैसा एपिसोड लगा? जैसा कि स्टार्टिंग से चलते आया था, बहुत ही फन लविंग एपिसोड, बिल्कुल ऐसा नहीं था, है ना। बच्चे कितने प्यारे बच्चे मजे कर रहे हैं, क्या होगा भी इस एपिसोड में, मैंने भी यही सोचा था एंड मैंने इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया। आगे जाके मेरी आंखें खुल गई, यार ये क्या निकल गया। बहुत ज़्यादा डार्क लेकिन मिस्ट्री थ्रिलर साइंस फिक्शन सीरीज़ है। आई होप आपको ये पसंद आया एंड आपने ही वोट देके इसे जिताया है, तो आई थिंक आपको ये पसंद आई है। आप एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो अभी हम इसको क्या एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू।